हेलो, जय श्री कृष्ण। तो आज अपन बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स फॉर पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए। तो अभी हाल ही में 9 तारीख से इनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं पोस्ट बीएससी नर्सिंग के। तो उसके लिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जिनका मैं लेक्चर्स बनाऊँगा और यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो अपन बात करते हैं आज बायोकेमिस्ट्री के बारे में। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं जो बायोकेमिस्ट्री के अंदर पूछे जाते हैं जनरली। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। सेकंड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। एंड नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, सेल एंड इट्स कंपोनेंट। फिर क्वेश्चन लिखा है बफर सिस्टम क्या होता है, जिसमें एल्कलोसिस और एसिडोसिस की अपन बात करेंगे। फर्दर क्वेश्चन हमने लिखा है एंजाइम्स, उसके कैरेक्टर्स और उसकी मैकेनिज्म्स क्या होती है एंजाइम्स की, एंड उसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं अफेक्ट करने वाले एंजाइम्स को उसकी रिएक्शंस के अंदर। एंड देन अपन बात करेंगे नेम एंड इट्स क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स क्या होता है। फिर अपन डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स और उसका क्लासिफिकेशन, उसके फंक्शंस को। नेक्स्ट लिखा है, इसी में से टॉपिक आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो लिखा है GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। फर्दर हम डिस्कस करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है और उसको कैसे रेगुलेट करना होता है, TCA साइकिल्स क्या होती हैं, कैसे रन करती हैं, उसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हमने एमिनो एसिड्स और उसका क्लासिफिकेशन। फिर अपन डिस्कस करेंगे गाउट के बारे में। एंड देन अपन डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन का फंक्शंस क्या होते हैं। एंड देन अपन डिस्कस करेंगे लिपिड क्लासिफिकेशन, इसके फंक्शंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस लिपोप्रोटीन। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंस मैकेनिज्म पूछी जाती हैं और उसके अलावा मैकेनिज्म्स के अलावा और क्वेश्चन आते हैं, साइकिल्स आती है जो मेनली बायोकेमिस्ट्री में पूछी जाती हैं, जिनमें से आपने पढ़ा होगा यूरिया साइकिल्स हो गया और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गया, क्रेब साइकिल है, TCA साइकिल्स। ये साइकिल्स जो होती हैं इनको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इन सब के बारे में अपन 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो आज का मेरा जो लेक्चर है वो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको आज डिस्कस करने वाले हैं, उसका अंदर अपन पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है देखिए, डिफाइंड बायोकेमिस्ट्री। तो अपन बायोकेमिस्ट्री को पहले डिस्कस करेंगे क्या होती है। देखिए यहाँ लिखा है बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच डील अबाउट द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल चेंजेस दैट अकर विद इन द ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग हेल्थ एंड डिजीज। तो आपने यहाँ पर सुना कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, तो हमने यहाँ लिखा कि मेडिकल साइंस की एक ब्रांच होती है, एक शाखा होती है, जिसके अंदर अपन स्टडी करते हैं किसके बारे में, तो बायोकेमिकल चेंजेस के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। कब आती हैं, ड्यूरिंग द हेल्थ और डिजीज। तो हेल्थ के दौरान या डिजीज के दौरान हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं बायोकेमिकल की, उनकी स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। ये इसका डेफिनेशन। फर्दर हमने लिखा है द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिकुल्स। जो बायोमोलिकुल्स होते हैं उनकी स्टडी करना, उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस की स्टडी करना, जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो क्या होते हैं, सारे असेंशियल होते हैं हमारी लाइफ के लिए, तो उनकी स्टडी करना भी क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। फिर हमने लिखा है इट कंसर्न विद द कंपोजिशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ मैटर। जो भी बायोमोलिकुल्स होते हैं उनका कंपोजिशन क्या होता है, एमिनो एसिड कैसे बना है, प्रोटीन कैसे बना होता है, लिपिड, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन होता है, उनकी स्टडी करना, और वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशंस होते हैं, उनकी रिएक्शंस कैसे होती है, उनकी अपन स्टडी करते हैं इस बायोकेमिस्ट्री के अंदर। फिर लिखा है इट कंसर्न विद केमिकल कंपोजिशंस ऑफ लिविंग सेल। लिविंग सेल के अंदर केमिकल कंपोजिशन का कौन कौन से होते हैं उनका भी यहाँ पर स्टडी की जाती है, और उसके अंदर कौन कौन से रिएक्शंस प्रोसेस प्रेजेंट होती है उनकी स्टडी करना भी बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट में लिखा हमने इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो उनकी अपन स्टडी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से होते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जिसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड है, इनकी भी क्या करना है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उनकी बनावट कैसी होती है, इनके फंक्शंस कैसे होते हैं, ये सब अपन यहाँ पर डील करते हैं, किसमें, बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। नेक्स्ट में लिखा है नर्स टेक केयर ऑफ सिक पेशेंट हु कैनॉट केयर फॉर देमसेल्फ विथ वेरिंग लेवल ऑफ मेडिकल कंडीशंस। तो नर्स जो होती है उनको अगर केयरिंग करनी है किसी पेशेंट की, तो इसके अलावा ही क्या मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है और यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब ये हमें अंडरस्टैंड करवाती हैं कि जो हम बायोमोलिकुल्स होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होती है डिजीज़ के दौरान और हेल्थी पर्सन के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, उनको असेस करने में और उनको समझने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री बहुत हेल्प करती है। और उसी को समझते हुए अपन क्या कर सकते हैं
एक पेशेंट को ईजिली उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, उसके लैब टेस्ट को अपन समझ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में पेशेंट को प्रोग्नोसिस अपन बता सकते हैं और उसको रिकवरी भी उसके अपन जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। और साथ में हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को समझा सकते हैं कि भाई कौन कौन सा रिस्क फैक्टर्स होते हैं या उसको अपन कैसे प्रिवेंशन करना है। तो इस बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से हम बहुत कुछ यहाँ पर पेशेंट के लिए और रिकवरी का जो रिकवरी होती है पेशेंट की, उसको जल्दी से जल्दी अपन रिकवर कर सकते हैं। Therefore, the need to be equipped with the basic knowledge of biochemistry। इसलिए बायोकेमिस्ट्री की नीड जो बहुत ज़रूरी होती है, इसका नॉलेज होता है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तो यहाँ पर लिखा है सो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल्स ऑफ बेसिस ऑफ डिजीज। तो डिजीज के अंदर बायोकेमिकल्स जो रिएक्शंस होती हैं उनको समझने के लिए हमें बहुत हेल्प करती है और फर्दर चेंजेस जो भी आते हैं उसको भी हमें ये समझाती हैं। पॉइंट भी क्लियर। फिर लिखा है द पेशेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलनेस सो दैट दे कैन इन्फॉर्म अबाउट द डिजीज प्रोग्नोसिस एंड रिकवर ऑफ पेशेंट। इसी के माध्यम से एक नर्स है, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो हमें बता सकते हैं कि कब इसका प्रोग्नोसिस कैसा होगा और क्या रिकवरी वगैरह, इनकी अपन इसके आधार पर अपन ये सब सीख सकते हैं और उनको पेशेंट को हेल्प अपन कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये था सर हमारा टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है एग्जाम का, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसका मतलब क्या है सर कि बायोकेमिस्ट्री का नर्सिंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है या मेडिकल फील्ड में अपन बायोकेमिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है, वो समझते हैं। देखिए सर, पहला हमने पॉइंट लिखा है टू अंडरस्टैंड। क्या अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होती है बायोकेमिस्ट्री। किसको? केमिकल एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस। जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसमें जो केमिकल्स वगैरह होते हैं उनको समझने के लिए हमें ये हेल्प करती है। कौन? बायोकेमिस्ट्री। जैसे कि क्या लिखा है, डाइजेशंस है, रेस्पिरेशंस है, रिप्रोडक्शंस हो गया, एक्सक्रीशंस हो गया, द बिहेवियर ऑफ द हार्मोन्स, कॉन्ट्रैक्शंस, रिलैक्सेशंस ऑफ द मसल्स। तो इन सभी प्रोसेस के अंदर हमें कौन हेल्प करती है? बायोकेमिस्ट्री हेल्प करती है कि समझने के लिए कि रिएक्शंस कैसे होती हैं और उनका इफेक्ट क्या आता है, वो सब हमें कौन अंडरस्टैंड करवाता है? बायोकेमिस्ट्री करवाती है। तो ये पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है टू लर्न अबाउट द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बायोकेमिकल प्रोसेस एंड देयर रेगुलेशंस। जो भी नॉर्मल और एबनॉर्मल बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, जो रिएक्शंस होती हैं, उनको समझने के लिए भी हमें बायोकेमिस्ट्री बहुत हेल्प करती है एंड उसका रेगुलेशंस कैसे करना है वो भी हमें ये सिखाती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट में लिखा है टू लर्न अबाउट कंपोजिशंस एंड फंक्शंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी। बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं या जो भी सेल्स का कंपोजिशंस क्या होता है, उसका फंक्शंस क्या होता है, उनके इलेक्ट्रोलाइट को कैसे क्या होते हैं, उनको समझने के लिए हमें ये हेल्प करती है बायोकेमिस्ट्री। फिर लिखा है गुड और बैड बायोकेमिकल फॉर हेल्थ इलनेस। हेल्थ और इलनेस के अंदर, हेल्थ और इलनेस के लिए कौन कौन से बायोकेमिकल प्रोसेस या बायोकेमिकल्स जो हमारे लिए अच्छे हैं और कुछ बुरे होते हैं, वो सब यहाँ पर बताए हुए हैं। टू अंडरस्टैंड अबाउट द बायोकेमिकल कंट्रीब्यूशंस टूवर्ड डिफरेंट डिजीज एंड डिसऑर्डर। बहुत सारी बीमारियां और जो डिजीज कंडीशन होते हैं या डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके अंदर बायोकेमिकल का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, उसको समझने के लिए भी हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है और हमें ये यहाँ से सीखने को मिलता है। फिर लिखा है नेक्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड एंड हेल्प इन डायग्नोस्टिक टेस्ट रिपोर्ट। जो भी डायग्नोसिस टेस्ट रिपोर्ट्स होते हैं उनको समझने के लिए भी हमें बायोकेमिस्ट्री हेल्प करती है। जैसे कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ब्लड शुगर लेवल, प्लाज्मा प्रोटीन लेवल, रीनल फंक्शंस टेस्ट जिसमें अपन करते हैं यूरिया, क्रिएटिनिन, सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड प्रोफाइल, सीरम एंजाइम लेवल जिसमें एमाइलेज, लाइपेज, इन सब को ये हमें बताती है, समझाती हैं। सीरम हार्मोनल एनालिसिस जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन T3, T4 एंड अदर हार्मोन, इन सब को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये हेल्प करती हैं। इसी के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट की डिजीज़ है या हेल्थी है उसका अपन ये एनालाइज कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि पेशेंट में कौन कौन से चेंजेस आए हैं, डिजीज़ के दौरान क्या चेंज हुआ, नॉर्मल और उसका एबनॉर्मल, हम यहाँ से सीख सकते हैं। और इसी के माध्यम से अपन ट्रीटमेंट अपन इसका फॉलोअप कर सकते हैं, उसका प्लान कर सकते हैं और पेशेंट के लिए और हमारे लिए केयर के दौरान बहुत ही हमें हेल्प करती है बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट वन लिखा हमने कंट्रीब्यूट टूवर्ड हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ को प्रमोट करने के लिए भी हमें ये हेल्प करती है, जैसे कि स्क्रीनिंग पर्पज से भी हमें ये बहुत हेल्प करती है। टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ सर्टेन लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस। व्यक्ति के अंदर कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस हो रही है या उसको होने से बचाने के लिए भी हमें ये बायोकेमिस्ट्री हेल्प करती है। जैसे यहाँ लिखा है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कंडीशन। तो किसी व्यक्ति को जैसे मान लो हाइपरटेंशन से अगर कुछ भी है तो अपन इस स्क्रीनिंग से माध्यम से आने वाला कार्डियोवैस्कुलर यानी कि कार्डियक अटैक वगैरह हो सकता है, उनसे अपन इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट में लिखा है एजुकेट अबाउट द पीपल्स टू प्रिवेंट द लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर। पीपल्स को एजुकेट करते हुए हम उसके अंदर आने वाले लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर को प्रिवेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट में लिखा है कैरी आउट इफेक्टिव असेसमेंट एंड प्लानिंग फॉर नर्सिंग नीड। नर्सिंग जो नीड होती है उसके अंदर अपन इफेक्टिव असेसमेंट और प्लानिंग करते हुए पेशेंट की अपन हेल्प कर सकते हैं, और वो प्लानिंग जो अपन करते हैं नर्स के द्वारा जो प्लान किया हुआ है वो प्लान उस पेशेंट के लिए और हमारे लिए बहुत बेटर साबित हो सकता है। तो सर ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन नर्सिंग। ओके नाउ अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि सेल क्या होती है और सेल के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और उसका क्या फंक्शन होता है, सेल के ऑर्गेनेल्स का, वो अपन यहाँ पर डील करेंगे। तो ओके स्टार्ट करते हैं अपन। सेल क्या होती है, देखिए हमने लिखा है सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सेल जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, और जो कि कैसी होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल होती है, जो कि क्या करती है, बनाने का काम करती है और बॉडी के अंदर फंक्शंस को करने का काम करती है। देन अपन लिखा है द नेम सेल वॉज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया था। द वर्ड सेल वॉज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये जो सेल है इसका वर्ड ये कहाँ से लिया हुआ है, तो लैटिन वर्ड से लिया हुआ है, लैटिन भाषा से लिया हुआ है। जिसका कौन सा वर्ड से लिया हुआ है, तो वो है लैटिन वर्ड सेला, और सेला का मतलब क्या होता है, स्मॉल रूम होता है। अब लिखते हैं अपन आगे, डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, वो किसके आधार पर किया है, तो न्यूक्लियस के आधार पर, कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर न्यूक्लियस एब्सेंस है तो हम इसको क्या बोलते हैं, सेल को प्रोकैरियोटिक सेल्स के नाम से जानते हैं। अगर सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे यूकैरियोटिक्स, और एब्सेंट है तो प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हमने, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स, ये दोनों सेल्स के टाइप्स होते हैं। सेल विच डजंट contain nucleus is known as prokaryotic cells. Cell which contain nucleus is known as eukaryotic cells. अपन कुछ फर्दर और डिस्कस कर लेते हैं सेल्स के बारे में। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। देन हमने लिखा है डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665 के अंदर इसको डिस्कवर किया था। सेल को ही क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के नाम से भी इसको जानते हैं। ह्यूमन बॉडी सेल्स आर डिफरेंट टाइप्स, साइज एंड शेप। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो सेल्स होती है उनका साइज, शेप, वो सब अलग अलग होती हैं। जैसे अपन बात करते हैं मसल सेल्स, बोन सेल्स, कार्टिलेज सेल्स, नर्व सेल, विजुअल सेल्स आई के अंदर होती है। तो इन सबका शेप और इनकी सबकी साइज क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट पाई जाती है, और इनका फंक्शंस भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द सेल्स। अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि सेल के दो टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। एग्जाम्स में डिफरेंस क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स। तो अपन डील करते हैं इसके डिफरेंस वाइज। पहला लिखा है कि प्रीमैच्योर सेल्स। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो कैसी होती है, प्रीमैच्योर सेल्स होती है, जबकि यूकैरियोटिक कैसी होती है, मैच्योर सेल्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंस होता है, और यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंस होता है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो फ्री फॉर्म होता है प्रोकैरियोटिक्स के अंदर, जबकि यूकैरियोटिक्स में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक्स के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एब्सेंस होते हैं, जबकि यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हाई लेवल के अंदर, हाई मात्रा के अंदर। एग्जाम्पल की बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स किस में पाई जाती हैं, तो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये क्या होते हैं, ये सब एग्जाम्पल होते हैं किसके, प्रोकैरियोटिक सेल्स के। जबकि यूकैरियोटिक्स में कौन सा एग्जाम्पल होगा, ह्यूमन बींग्स, ये किस में आता है, यूकैरियोटिक सेल्स में आता है। इनकी एक डिफरेंस और बात करते हैं कि जो सेल की साइज होती है प्रोकैरियोटिक्स की, वो होती है 0.1 या 10 माइक्रोन डायमीटर्स होती है, जबकि यहाँ पर कितनी होती है, 10 से 100 माइक्रोन डायमीटर्स पाई जाती हैं। ये है कुछ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स के। नेक्स्ट में बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं या इसका कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है वो अपन डील करने वाले हैं, जिसमें लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है, साइटोसोल्स होता है। साइटोसोल क्या होता है, ठीक, इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स उसको बोलते हैं साइटोसोल। ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं सेल के, तो यहाँ पर लिखा है न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, पैरोक्सिसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब क्या होते हैं सेल के अंदर, सेल के ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सेल का स्ट्रक्चर्स लिखा है, जो कि कैसी सेल है, यूकैरियोटिक सेल्स हैं। और आपको दिख रहा है कि ये सारे क्या होते हैं, सेल के देखो कंपोनेंट या सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, पैरोक्सिसोम, न्यूक्लियस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर क्या है आप देख सकते हैं ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है राइबोसोम के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आपको देख सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर क्रोमेटिन्स, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, ये सारे क्या होते हैं, ये सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो हमने यहाँ पर ये सेल के डायग्राम को भी देख लिया।
तो अपन पार्ट टू बनाएंगे, जिसमें अपन डील करेंगे कि सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल्स, डीएनए, आरएनए, इन सबको अपन एक्सप्लेन करेंगे कहाँ पर, पार्ट 2 में करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन जो है इस सेल से रिलेटेड, उससे आपको रिगार्डिंग आपको पूछूंगा, जिसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना। नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब पार्ट 2 में इसको वापस डील करेंगे। तो यहाँ लिखा है इंजन ऑफ द सेल, सेल का इंजन किससे कहते हैं, पहला क्वेश्चन। पावर हाउस ऑफ सेल किससे बोलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। गार्बेज सिस्टम ऑफ सेल किससे बोलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल किससे बोलते हैं, ये फोर्थ क्वेश्चन। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, ये फाइव्थ क्वेश्चन। सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसको बोलते हैं, सिक्स क्वेश्चन। सेवन क्वेश्चन लिखा है आपका लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है टॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक कौन करता है। फिर लिखा है नेक्स्ट वन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन कौन करता है। डिफेंसिव स्ट्रक्चर जो होती है सेल की, उस किसको बोला जाता है। लिपिड को कौन बनाता है उसका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एटीपी सिंथेसाइज कौन करता है, ये क्वेश्चन। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस कंटेंट क्या होता है, न्यूक्लियोलस में क्या पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कंट्रोलर ऑफ सेल किसे कहते हैं। एंड नेक्स्ट में लिखा है साइटोस्केलेटन किसको कहा जाता है सेल का। ये कुछ क्वेश्चन थे जिसका आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में देना है। और ये लेक्चर्स आपको अगर अच्छा लगे, बायोकेमिस्ट्री का मेरा फर्स्ट लेक्चर था बायोकेमिस्ट्री का, जो कि बीएससी नर्सिंग बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करना। अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे आगामी एग्जाम्स जो स्टार्ट होने वाले 9 तारीख से, उनके अंदर सबको इसका लाभ मिले। मेरी तरफ से एक बार सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। जय श्री कृष्ण, गॉड ब्लेस यू।